हेलो एवरीवन। आज हम साइमन कमीशन को डिस्कस करेंगे। पॉलिटी की सीरीज में ये नेक्स्ट लेक्चर है। इसके बाद एक लेक्चर और आएगा, चैप्टर 1 हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कंप्लीट हो जाएगा। तो साइमन कमीशन को देख लेते हैं। क्या साइमन कमीशन क्यों आया? क्या रीज़न थे इसके आने के पीछे? और क्या उसमें पॉइंट निमर्ज होकर आए जिससे इंडियंस ने बहुत सारा विरोध किया, जैसा कि ये पिक लगाई गई है, साइमन गो बैक का नारा दिया गया। तो ये सब पॉइंट हम आज देखेंगे। पहली चीज़ हम इसके बैकग्राउंड को डिस्कस करेंगे और फ्यूचर में क्या चीज़ें हुई वो डिस्कस करेंगे, ताकि आपको एक इमेज जनरेट हो जाए कि भाई साइमन कमीशन पढ़ाया है तो क्लियर तो होना चाहिए। पहली इम्पोर्टेंट चीज़ कि साइमन कमीशन का बैकग्राउंड देखेंगे और फ्यूचर में क्या चेंजेस हुए। तो देखो, साइमन कमीशन से पहले क्या हुआ। 1919 में पहला पॉइंट देख लो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया। अब इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में डिसाइड हुआ कि इंडिया में हम रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लाएँगे। ये बात क्यों की गई? ये बात इसलिए की गई कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में इंडिया का सपोर्ट चाहिए था और इंडियंस ने बहुत अच्छे से सपोर्ट किया और इंडिया के रिसोर्सेज़ बहुत ज़्यादा खर्च हुए। मगर 10 साल के बाद इसमें क्या हुआ, 1927 में साइमन कमीशन आ गया। ये 10 साल बाद लाना था, एप्रॉक्स 1929 में, मगर ये 2 साल पहले ही आ गया। उस टाइम हमारे जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, ये आपको याद रखना है, लॉर्ड बिरकिनहेड थे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि लॉर्ड बिरकिनहेड ने ही चैलेंजेस दिए थे कि भाई अब तो कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का बनने वाला है। अगर आपको सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए तो आप अपना इंक्लूजन लोगों को इंक्लूड करके बना लो। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर बात की गई। अब क्या किया गया? कमीशन ने इंडिया का फ्यूचर डिसाइड किया। तीसरा पॉइंट देख लो। तीसरा पॉइंट क्या है? भाई साइमन कमीशन आ गया। सब चीज़ मैं डिस्कस कर दूँगा, बस आप सुनते जाओ। साइमन कमीशन आ गया और साइमस कमीशन ने कोई भी इंडियन मेंबर को इंक्लूड नहीं किया। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चीज़। भाई जब इंडियन मेंबर को तुम इंक्लूड नहीं कर रहे हो और इंडिया में कह रहे हो कि हम फेडरल गवर्नमेंट लाएँगे, तो किस तरह से इंडियन आप पर विश्वास कर सकते हैं? तो ये बातें यहाँ पर की गई। तो इससे पता लगा रेशियल एरोगेंस का सिस्टम समझ में आया और कैसे ब्रिटिश कंट्रोल करना चाहते हैं हमारे इंडिया को, ये चीज़ें समझ में आई। फिर क्या हुआ, चौथे पॉइंट में देखोगे कि राइजिंग इंडियन नेशनलिज्म। इस साइमन कमीशन के आने से क्या हुआ कि पोस्ट वर्ल्ड वॉर में जो प्रॉमिसेस किए थे ब्रिटेन ने, तो नेशनलिज्म की भावना बहुत बढ़ती गई। जैसे रिवॉल्यूशनरीज़ हमारे सुभाष चंद्र बोस थे, जवाहरलाल नेहरू सोशलिस्ट थे, तो इन्होंने क्या कहा कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का सुभाष, यहाँ पर मेनली सुभाष चंद्र बोस की बात कर रहा हूँ, ये रिवॉल्यूशनरी थे। इन्होंने कहा कि भाई वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का फ़ायदा उठाओ और यहाँ पर रिवॉल्यूशन लाओ और यहाँ इनको बिल्कुल उखाड़ के फेंक दो। जवाहरलाल नेहरू के व्यूज़ अलग थे, उनके व्यूज़ चलो फ़ेवर में थे कि हम इसका सपोर्ट कर देते हैं, आगे क्या होगा। तो इस तरह से नेशनलिज़्म की भावना आई। अब लाला लाजपत राय भी यहाँ पर डेथ हो गई उनकी। भाई जब लाला लाजपत राय की डेथ हो गई लाठीचार्ज में, तो उसमें भी नेशनलिज़्म की भावना देखने को मिली। भगत सिंह ने बहुत सारे ऐसी एक्टिविटी की जिससे इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली। चौथा पॉइंट अगर देखोगे कि 5वाँ, छठा पॉइंट अगर देखोगे तो यूथ अवेकनिंग हुई। बहुत सारे यूथ जागने लगे, जैसे जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, और वो डिमांड करने लगे कंप्लीट स्वराज की। देखो, साइमन कमीशन तो आया ही आया, उसके बाद जो लॉर्ड बिरकेनहेड ने चैलेंजेस दिए थे, उसमें नेहरू रिपोर्ट आई थी एक। नेहरू कौन? मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जी के फादर। उस जवाहरलाल नेहरू जी ने, मोतीलाल नेहरू जी ने 1928 में अपनी रिपोर्ट पब्लिश की और उस रिपोर्ट में, रिपोर्ट का मतलब क्या, एक तरह से मिनी कॉन्स्टिट्यूशन था। उसमें फंडामेंटल राइट बताए और हम किस तरह से डोमिनियन स्टेटस चाहते हैं। अब ये आप वर्ड याद रखना, इस रिपोर्ट में कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात नहीं हुई थी, डोमिनियन स्टेटस की बात हुई थी। भाई जब डोमिनियन स्टेटस की बात हुई तो इससे जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस खिसिया गए। उन्होंने कहा नहीं, नहीं, हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस
इंडिपेंडेंस डे चाहिए। मगर गांधी जी ने किसी तरह से उन्हें मनाया और ब्रिटेन को 1 साल का वक़्त दिया गया, दिसंबर 31 1929। अगर आप यहाँ तक हमें डोमिनियन स्टेटस देते हो तो आपका एक्सेप्ट करेंगे, अगर ये नहीं देते हो तो हम यहाँ पर कंप्लीट इंडिपेंडेंस की माँग करेंगे, जो लाहौर सेशन में बात को हुई। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? यूनिटी इन बॉयकॉट। क्या है? बॉयकॉट किया गया कमीशन का। तो ये पॉइंट क्या है? बैकग्राउंड डिस्कस करते हैं, किस तरह से साइमन कमीशन का देखने को मिला। अब साइमन कमीशन के बाद की घटनाएँ क्या हुई? जैसे मैंने बताया, साइमन कमीशन के आते ही लाला लाजपत राय की डेथ हो गई, पहली बात हुई। दूसरी बात, नेहरू रिपोर्ट मैंने डिस्कस की, तो नेहरू रिपोर्ट आई 1928 में। आइडिया ऑफ पूर्ण स्वराज जनरेट हुआ। मैंने आपको बताया किस तरह से जवाहरलाल नेहरू जी ने आइडिया ऑफ पूर्ण स्वराज किया। और चौथा पॉइंट देखेंगे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई। भाई साइमन कमीशन की रिपोर्ट आ गई, इसने डायरकी हटाने की बात की प्रोविंसेस में, सेंट्रल में डायरकी लाने की बात की, फेडरल स्ट्रक्चर की बात की, बहुत सारी बातें मैं आपको बता दूंगा। आप अभी प्लीज सुन लो अच्छे से, अगर आप सुनोगे नहीं चीजें याद नहीं होंगी। और पांचवा पॉइंट क्या हुआ? साइमन कमीशन के बाद ब्रिटिश रेडिकलिज्म आया, किस तरह से उन्होंने पिटिशंस को दबा दिया, ये सब चीजें यहाँ पर देखी। तो मैंने आपको बैकग्राउंड बता दिया और उसका फ्यूचर बता दिया कि साइमन कमीशन के बाद क्या-क्या हुआ। अगर अब हम किताब को देख लेते हैं, किताब में क्या दिया गया है कि भाई 2 साल पहले ही 1927 में साइमन कमीशन जी आ गए। लॉर्ड विर्कनहेड मैंने बता दिया उस टाइम हमारे क्या थे? लॉर्ड विर्कनहेड आपको मिलेंगे, उस टाइम हमारे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। ये सैम्बर मेंबर कमीशन था, जिसमें कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था। ठीक है, ऑल मेंबर ब्रिटिश थे, व्हाइट कमीशन था प्योरली। इंडियंस ने इसे बॉयकॉट किया। और इस कमीशन में क्या-क्या बात हुई, ये रिपोर्ट पब्लिश की 1930 में साइमन कमीशन ने। इसने अबॉलिशन ऑफ डायरकी कहा, एक्सटेंशन रिस्पांसिबल गवर्नमेंट प्रोविंसेस में एक्सटेंशन करने को कहा, मतलब प्रोविंसेस को आप ऑटोनॉमी दीजिए। फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया कहा। ब्रिटिश इंडिया फेडरेशन का क्या मतलब है कि आप जो है प्रोविंसेस बनाइए, प्रिंसली स्टेट को अलग रखिए और ब्रिटिश गवर्नमेंट को अलग रखिए। तो ये 3 चीज़ें तब्दील करने को की गई। ठीक है? इसके बाद 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मैंने आपको डिस्कस किया, जिसमें गवर्नमेंट आई, ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश इंडिया आया और इंडियन प्रिंसली स्टेट ने पार्टिसिपेट किया। ठीक है? अब इनकी रिकमेंडेशन क्या थी? इन्होंने बहुत सारी रिकमेंडेशन दी और उसके आधार पर, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के आधार पर, और जो व्हाइट पेपर रिलीज़ किया गया, व्हाइट पेपर कुछ नहीं होता है, ऐज़ अ ड्राफ्ट होता है। ये ड्राफ्ट पेपर जो रिलीज़ किया गया, उसमें तब्दीली के बाद एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म आया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया, जिस पर आज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड है। ठीक है? तो अगले लेक्चर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 डिस्कस करेंगे। तो मैंने ये चीज़ें आपको बताई, ठीक है? अब इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? देखो, मुस्लिम लीग ने भी साइमन कमीशन का बॉयकॉट किया था, ये याद रखना। और कांग्रेस ने भी साइमन कमीशन का बॉयकॉट किया था, मगर हिंदू महासभा ने इसका बॉयकॉट नहीं किया था। ये ऐसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। एक-एक चीज़ बैकग्राउंड के साथ डिस्कस की गई है बहुत कम समय में। बार-बार सुनिए, रिवीजन इज़ द की ऑफ सक्सेस। जितनी ज़्यादा रिवीजन, उतनी करीब सक्सेस। थैंक यू।